हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को करना। तो क्लास 9 की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। और ये हमारा जो वीडियो है ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, ये मैं पहले ही बता दूं। तो हम हिंदी माध्यम के छात्र जो है वो इतिहास के प्रश्नों को हम करेंगे। क्लास 9 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। इतिहास में पहला चैप्टर किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उन्हें हम करने वाले हैं, वन बाय वन समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो किन कारणों से हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई। अब देखिए, कोई भी क्रांति होती है उसके कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कोई तात्कालिक कारण भी होता है जब क्रांति की शुरुआत होती है, कुछ उसके राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्रांति के मुख्य रूप से ये 4-5 कारण होते हैं। क्या होते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक कारण। और यहां पर एक और कारण हमें देखने को मिलेगा, मजबूत मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जो कि स्ट्रांग हो चुका था। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। आपको अपना आंसर किस तरह से लिखना होगा उसकी रूपरेखा हमें मिल गई। सबसे पहले हमें यह समझना है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी भी क्रांति का कोई सामाजिक कारण हो सकता है। सामाजिक कारण यहां पर क्या थे? फ्रांस में जब क्रांति हुई, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। अब यहां पर जो पहले 2 स्टेट थे, पहले 2 कौन से? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। जो धनी लोग थे उन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं, और पादरी जो चर्च के जो पुजारी थे उन्हें पादरी कहा जाता है। ये दोनों लोग टैक्स नहीं देते थे, ऊपर के वर्ग में आते थे, उच्च वर्ग में आते थे। और इनमें से चर्च जो है वो टैक्स लेता भी था, किसान और मजदूरों से चर्च भी टैक्स लेता था। राजा को टैक्स देना होता था, चर्च भी टैक्स लेता था। धनी लोगों को टैक्स देने से छूट थी, कुलीन वर्ग जो राजा, मंत्री और जो धनी व्यक्ति थे उनको भी टैक्स देने से छूट थी। अब आता है तीसरा स्टेट। तीसरे में मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब लोग आते थे, और ज्यादातर टैक्स इन्हीं को देना होता था। ज्यादातर टैक्स किसको देना होता था? तीसरे स्टेट को। तो समाज की जो संरचना थी वो इन 3 वर्गों में थी, और तीसरा स्टेट टैक्स के बोझ के तले दबा हुआ था। तो सामाजिक कारण हमें समझ में आया। सामाजिक कारण क्या था? 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की क्रांति होती है तो 3 वर्गों में समाज विभाजित था। यानी पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग। दूसरा क्या था? कुलीन वर्ग। और तीसरा क्या था? तीसरा वही जिसमें मजदूर, व्यापारी, किसान सभी आते थे। अब पादरी और जो कुलीन वर्ग था, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। कैसे? कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। यहां तक कि चर्च लोगों से टैक्स भी लेता था, राजा भी टैक्स लेता था। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये लुईस 16वें के शासन के समय की बात कर रहे हैं। किसके शासन के समय की बात कर रहे हैं? लुईस 16वें के शासन के समय। ठीक है, उससे पहले 14वें और 15वें का भी शासन रहा था। ठीक है, तो लुईस 16वें के शासन के समय पादरी और कुलीन वर्ग को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो उन्हें कर भी नहीं देना होता था। तीसरे वर्ग में जो व्यवसायी, व्यापारी, किसान और ये कारीगर लोग हुआ करते थे, इनको टैक्स भी देना होता था, राज्यों को भी कर देना होता था, और यहां तक कि चर्च भी इनसे टैक्स लेती थी। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। तो अब पहला कारण हमें समझ में आ चुका है कि क्या था। पहला सामाजिक कारण क्या था क्रांति होने का। तो कौन क्रांति करेगा इनमें से? क्या पहला वर्ग क्रांति करेगा कि दूसरा करेगा, तीसरा करेगा? तीसरा वर्ग, क्योंकि जो शोषित है वही तो क्रांति करेगा। तो तीसरा वर्ग यहां पर क्रांति करेगा। अब राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारणों को समझें। युद्ध के लंबे वर्षों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। अब इससे पहले क्या था कि फ्रांस जो लुईस 16वें था और लुईस 14वें और 15वें के समय कई युद्ध लड़े गए, और फ्रांस लगातार युद्धों में लगा रहा। फ्रांस का जो राजा था वो लगातार युद्ध में लगा रहा, और इसके कारण उसके वित्तीय संसाधन खत्म हो गए। वित्तीय संसाधन खत्म हो गए और पूरे पर कर्ज बढ़ गया। कर्ज कितना बढ़ गया? जो कर्ज 2 अरब लिवरे का था वो बढ़ करके 10 अरब लिवरे हो गया। फ्रांस की मुद्रा का नाम उस समय ये हुआ करता था। ठीक है, तो इतने लिरवे तक ये
क्या बढ़ के चला गया 10 अरब। अब देखो 5 गुना कर्ज बढ़ गया, युद्धों के कारण क्या हो गया, 5 गुना कर्ज बढ़ गया। अब जब कर्ज बढ़ेगा तो जनता में जो है नाराजगी भी बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों के लिए अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि जो सेना के जो खर्च थे, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, इनको चलाने की जो लागत थी, उनके लिए राज्य में क्या कर दिया गया, टैक्स में वृद्धि कर दी गई, टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब जब राजा लगातार लड़ाई लड़ रहा है तो वहां पर भी पैसा खर्च हो रहा है, पैसा कहां से आएगा, वो अपने राज्य में टैक्स बढ़ाएगा और जब टैक्स बढ़ाएगा तो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और इस कारण लोग क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, फ्रांस की क्रांति हमें देखने को मिलती है। तो 2 कारण हमने देखे, आगे देखिए। अब सामाजिक और राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण मैंने अभी आपको बता दिया कि 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था। पहले स्टेट में कौन थे, पादरी थे, दूसरे में कौन थे, कुलीन वर्ग थे और तीसरे में सभी अन्य थे। और टैक्स केवल तीसरे वर्ग को देना पड़ता था, इन सबको कोई टैक्स नहीं देना होता था। ये बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक समस्याएं क्या थी। आर्थिक समस्याएं ऐसी थी कि जो 1715 में 23 मिलियन की आबादी थी फ्रांस की, कितने की, 23 मिलियन, यानी लगभग 2.3 करोड़, 2.3 करोड़ इतनी आबादी थी फ्रांस की। ये आबादी कितने साल में, करीब करीब 70 साल में बढ़ करके 28 मिलियन हो गई, या लगभग कहें 3 करोड़ पहुंच गई। 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़। अब आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है, पर फ्रांस के लिए उनके एरिया को देखते हुए और वहां के संसाधनों को उस समय को देखते हुए ये वृद्धि काफी ज्यादा थी। जब जनसंख्या बढ़ी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ती है, फूड सप्लाई पर और ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, दबाव आ जाता है, खाने की मांग बढ़ती है और खाने की मांग बढ़ेगी, जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो कीमतें अपने आप ऊपर चली जाएंगी, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ गई, किसकी कीमतें बढ़ गई, रोटी की कीमतें बढ़ गई। ब्रेड जो कहते हैं कि रोटी, पाव रोटी, फ्रांस की क्रांति का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो शब्द आता है पाव रोटी, तो पाव रोटी की कीमतें क्या है, बढ़ गई। पर वेतन में वृद्धि इतनी नहीं हुई। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना कि महंगाई बढ़ती जाती है, सैलरी जो है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। तो जब सैलरी उस अनुपात में नहीं बढ़ती है, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो इससे क्या है, लोगों पर अपने नियमित खर्चों को चलाने पर दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, लोग महंगाई तले दबना शुरू हो जाते हैं। तो वेतन वृद्धि कम हुई और महंगाई में वृद्धि ज्यादा हुई और इससे जीवन यापन का संकट पैदा हो गया। ये है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण लगभग हर क्रांति में आपको सेम देखने को मिलेगा कि महंगाई बढ़ जाना, लोगों का जो है खाद्यान्न सामग्री को खरीदने में सक्षम ना रह पाना और इस कारण लोगों को मजबूरन राजा के खिलाफ क्रांति करनी पड़ती है। तो ये कारण समझ में आया। चौथा कारण था मजबूत मध्यम वर्ग। फिर हम तात्कालिक कारण पर आएंगे। अभी मजबूत मध्यम वर्ग की बात क्या है, 18वीं शताब्दी में लोग पढ़ने लिखने लगे। अब लोग पढ़ने लिखने लगे, बाहर भी जाने लगे, फ्रांस के लोग भी आसपास के कंट्रीज में जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। इससे पहले जो है लगभग इसी समय के आसपास जो है क्या होता है, अमेरिका आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। तो जब अमेरिका आजाद हो जाता है तो वहां भी कुछ लोग जाते हैं, तो लोगों को जो है आजादी की कीमत भी पता चल रही थी। तो 18वीं शताब्दी के दौरान जो एक नया मध्यम वर्ग है वो शिक्षित हो जाता है। जब वो शिक्षित हो जाता है उसमें से कुछ लोगों के पास पैसा भी आ जाता है, तो एक शिक्षित और एक धनी वर्ग उभर करके हमारे सामने आता है। जब शिक्षित और धनी वर्ग उभर करके सामने आता है तो वो अब ऐसा तो नहीं है शिक्षित व्यक्ति अधिकार नहीं मांगेगा, कुछ ना कुछ वो अपने अधिकार जानेगा, फिर वो अधिकार मांगेगा। अब वो कहेगा राजा का जो बेटा है उसको कोई जन्म से कोई विशेष अधिकार थोड़ी है कि वो ही राजा बने, या राजा के जो उच्च पद हैं वो उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो राज परिवार के होते थे। पर अभी शिक्षित वर्ग क्या करेगा, उस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाएगा कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, समानता हो, स्वतंत्रता हो, लोगों को अधिकार दिए जाएं। इस पर अनेक दार्शनिकों ने क्या किया, अपने विचार सामने रखे। रूसो थे इनमें प्रमुख दार्शनिक। तो रूसो जब पढ़ करके आए विदेश से जान, और रूसो ने बहुत जब ज्ञान अर्जित किया तो लोगों को क्या किया, लोगों को जागृत करना शुरू किया। और लोग जागृत होंगे तो क्या करेंगे, अपने अधिकार की मांग करेंगे। और दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित होकर के लोग उनके विचारों पर चर्चाएं करने लगे और ये चर्चाएं आम हो गई। कहां पर आम हो गई, सैलूनों में, नाई की दुकान को कहते हैं सैलून, कॉफी हाउसेस में। तो दार्शनिकों के विचारों पर ये चर्चाएं चलने लगी। दिन प्रतिदिन या मासिक रूप से आने वाले अखबारों में ये सब चर्चाएं छपने लगी।
लोग स्वतंत्रता समानता की मांग करने लगे और मजबूत मध्यम वर्ग ने लोगों के बीच में इन सब विचारों को बहुत मजबूती से फैलाना शुरू किया। तो अब यहां तक हम समझ सकते हैं कि ये क्रांति होती कैसे है। तो क्रांति के मैंने आपको 4 प्रमुख कारण बताए थे। सामाजिक कारण हम समझे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण हमने देखा, आर्थिक कारण देखा, मजबूत मध्यम वर्ग को भी समझा। अब आते हैं तात्कालिक कारण पर। क्या था तात्कालिक कारण जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गई? कारण तो बहुत सारे होते हैं, पर क्रांति शुरू होती है उससे जस्ट पहले क्या कारण था, यानी क्रांति कब शुरू हुई, पहले हमें यह पता करना है। 5 मई 1789 को एक घटना होती है। घटना क्या होती है? एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसके द्वारा लुईस सोलवे के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब वहां पर क्या था, 3 स्टेट को बुलाया जाता था, 3 स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता था। आपको ये पता ही है कि फ्रांस का जो समाज था उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब ये जो 3 स्टेट थे, 3 स्टेट को समझना, इनके प्रतिनिधि बुलाए गए। समझो कि इसके 10 रिप्रेजेंटेटिव, इसके 10 और इनके 300 रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये बड़ा वर्ग था आबादी में। पर इनके वोट का वैल्यू भी 1, इनके वोट की वैल्यू भी 1, एक ही है, और इनके वोट की वैल्यू 300 के 300 लोगों के वोट की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। यानी ग्रुप की वोट की वैल्यू 1 काउंट की जाएगी, अलग अलग व्यक्तियों की वोट की वैल्यू काउंट नहीं होगी। अब होता क्या था कि अगर 2 वर्ग जो है यस कहें और 1 नो कहे, समझो कि थर्ड ने नो कहा और इन दोनों ने यस कहा टैक्स बढ़ाने के लिए, तो टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि ये 2-1 से जीत जाएंगे। 2-1 से, क्योंकि क्या हुआ यहां पर, क्योंकि वोट केवल 3 ही है, इन 300 लोगों के वोट को 1 ही गिना जाएगा, इन 10 लोगों के वोट को भी 1 गिना जाएगा, इन 10 लोगों के वोट को भी 1 गिना जाएगा। तो इस प्रस्ताव पर जब तीसरे स्टेट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, और फिर भी क्योंकि हर स्टेट के पास 1 वोट होता था, स्टेट मतलब पूरे कॉलेजियम वर्ग के पास क्या वोट था? 1 वोट था। अब उन्होंने नो कहा और इन दोनों ने यस कहा, तो ये तो जीत गए। तो राजा ने फिर क्या किया? टैक्स बढ़ाया जाए ऐसा आदेश कर दिया, पर जिसने विरोध किया था उनकी बात को नहीं माना गया, जबकि संख्या में वो ज्यादा थे, और वो वहां से बाहर चले जाते हैं और फिर बाहर जाकर के एक मीटिंग बुलाते हैं अलग से, एक टेनिस ग्राउंड में, टेनिस कोर्ट में उनकी मीटिंग होती है और वहां से क्रांति की शुरुआत होती है। टेनिस कोर्ट में जाकर के वो राजा का विरोध कर देते हैं और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। यानी इंस्टेंट कारण क्या था? जो टैक्स बढ़ाने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को। इस घटना ने क्रांति को एकदम से आगे बढ़ाने का काम किया। कारण पहले से बहुत तैयार हो रहे थे, फ्रांस का समाज में नाराजगी काफी समय से थी, पर जब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग हुई और तीसरे स्टेट की बात को नहीं माना गया और 2 जो पहले वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उनके वोट के आधार पर ही टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जो है राजा ने दे दिया, तो इससे लोग नाराज होकर के क्रांति के लिए उत्सुक हो गए, तत्पर हो गए। क्लियर है? ये बात समझ आई? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलें। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। अब जब क्रांति हुई और क्रांति में राजा को हटा दिया गया, तो उस राजा को हटाने के बाद फ्रांस के किन लोगों को फायदा हुआ? सत्ता जिनके हाथ में आई उनको फायदा हुआ होगा, है ना। और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? राजा की सत्ता गई, चर्च के अधिकार छीने जाएंगे, धनी वर्ग जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी किन लोगों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये भी यहां क्लियर हो जाएगा। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई, ये भी हमें समझना है, किन समूहों को निराशा हुई। अब क्रांति हुई, सत्ता बदली, पर सत्ता बदलने के बाद हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कुछ लोगों के हालात नहीं बदलते, जैसे किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के हालात फिर भी पहले जैसे ही बने रहे या बहुत कम परिवर्तन आया। और जब बहुत कम परिवर्तन आएगा तो कुछ समय बाद उनमें फिर से क्या आ जाएगी? निराशा आ जाएगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें यही सब चीजें
समझनी है। देखिए क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तीसरे वर्ग के अमीर लोगों को होगा। तीसरे वर्ग ने क्रांति की थी, पहले वर्ग में पादरी और कुलीन वर्ग थे, मैंने बताया ये टैक्स लेते थे, ये क्या लेते थे? टैक्स लेते थे लोगों से। दूसरा जो वर्ग था वो धनी वर्ग थे, इनको टैक्स देना नहीं होता था, राजा टैक्स लेता था, चर्च भी टैक्स लेती थी, चर्च को भी टैक्स नहीं देना, अमीरों को भी टैक्स नहीं देना, सारा टैक्स गरीब मजदूर व्यवसायी इनको देना होता था तीसरे वर्ग को। राजा को हटाया, क्रांति हुई। अब क्रांति हुई, तीसरा वर्ग सत्ता में आ गया। कौन सा वर्ग सत्ता में आ गया? तीसरा वर्ग सत्ता में आ गया। तो तीसरे वर्ग के अमीर लोग सत्ता को कब्जा लेते हैं, तीसरे वर्ग के अमीर लोग सत्ता को कब्जा लेते हैं। इनमें जो किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील सभी शामिल थे। खास तौर पर जो पढ़े लिखे उच्च हाई मिडिल क्लास के लोग थे, उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्हें फायदा होता है, वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, उन्हें फायदा होता है। फिर सामंती करों और बंधनों की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि इन पर से कुछ जो सामंतीवादी कर थे, जो राजा के टैक्स थे, चर्च के टैक्स थे, वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिबर्टी, फर्टर्निटी, ठीक है। और इस तरह के विचारों को क्या है? मान्यता दी जाती है। राजनीतिक अधिकारों की भागीदारी कुछ मिली, किसको मिली? तृतीय वर्ग को मिली। और नवोदय बर्जुआ वर्ग, इनकी ताकत बढ़ी। नवोदय बर्जुआ वर्ग मतलब वो जो उच्च मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग के अमीर और जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उनकी ताकत बढ़ी, वो पावर में आ गए। तो यानी फायदा का किसको मिला? मेनली तीसरे वर्ग के अमीरों को मिला। अच्छा, सत्ता किसको छोड़नी पड़ी? सत्ता छोड़नी पड़ी पादरी और कुलीन वर्ग को। सेकंड पार्ट है, सत्ता छोड़ने पर किसे मजबूर होना पड़ा? पादरी और कुलीन वर्गों को मजबूर होना पड़ा। ये बात समझ आई? सत्ता छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि ये पहले टैक्स नहीं देते थे, कर मुक्त थे। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। इनकी कर मुक्त की स्थिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर चर्च की कुछ संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। चर्च की संपत्तियां भी क्या हो गई? वो सरकारी संपत्ति हो गई। दूसरा वर्ग क्या था? जिसके पास विशेष अधिकार थे, वो भी समाप्त कर दिए गए। जो अमीरों के, जो कुलीन वर्ग के जो अधिकार थे, वो भी समाप्त कर दिए गए। तो इनमें कुछ जो राजशाही के समर्थक थे, वो तो देश छोड़कर ही भाग गए। राजशाही के समर्थक देश छोड़कर भाग गए, और जो पकड़े गए उन्हें ग्लूटिन कर दिया गया। अब यहां पर एक शब्द आता है ग्लोटिन। ग्लोटिन के जो ग्लोटिन क्या है? ग्लोटिन एक मशीन होती थी जिसके अंदर व्यक्ति को रख करके ऊपर से वो मशीन को डाला जाता, उससे उसकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही भयानक मंजर होता था। यहाँ पर लुइस सोल्वे और उसकी पत्नी को भी ग्लूटिन किया गया था उस समय जब उनको पकड़ लिया गया। तो ये ग्लूटिन मशीन भी जो है, ग्लूटिन एक साइंटिस्ट थे, एक आविष्कारकर्ता थे, जिन्होंने इसको बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। और ये पहले जो है मांस काटने वगैरह के लिए इसको बनाया था, और बाद में इसकी जो है वो सजा देने के लिए प्रयोग किए जाने लगा। दूसरा, किसको सत्ता छोड़नी पड़ी? राजा को छोड़नी पड़ी। राजा को हटा दिया गया, राजशाही चली गई, तो राज परिवार जो है वहां से हटा दिया गया। और 1773 में लुइस सोल्वे को भी क्या कर दिया गया था? उसको फांसी दे दी गई थी, और यानी ग्लोटिन किया गया था उसका। ग्लोटिन के द्वारा ही फांसी दी जाती थी उस समय। बहुत सारे कुलीन वर्ग छोड़ के चले गए थे, रानी को भी ग्लूटिन कर दिया गया था। तो अब राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई, तो इनकी सत्ता चली गई। तो किनको छोड़ने पड़े अधिकार? ये आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट और सेकंड में जो थे उनके अधिकार तो गए, और अधिकार मिले किसको? थर्ड को। अब निराशा किसको हुई? निराशा हुई मजदूरों को, किसानों को, जिन्हें जितनी उम्मीद थी उतनी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। खासतौर पर गरीब वर्ग और महिलाओं को। अब महिलाओं को निराशा क्यों हुई? ये बात समझो। यहाँ पर एक शब्द लिखा, गरीब वर्ग को निराशा हुई, ये तो हम समझ सकते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। महिलाओं को निराशा क्यों हुई? क्योंकि जब गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ, तो महिलाओं को वोटिंग राइट शुरुआत में नहीं मिला था। वोट का अधिकार उनको शुरुआत में नहीं मिला था। अब वोट के कुछ ही लोगों को निश्चित अधिकार दिए गए थे। वोट का अधिकार भी जो है वो फ्रांस में शुरुआत में महिलाओं को नहीं था, अमीरों को वोटिंग का अधिकार था, ठीक है, अमीरों को वोटिंग का अधिकार था। इस तरह से यानी यहाँ पर हम देखते हैं
कि महिलाओं को भी निराशा देखने को मिली, क्योंकि क्रांति में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, लेकिन जब राजनीतिक अधिकार की बात आई तो उन्हें वोट जैसा एक अधिकार, जो इंपॉर्टेंट अधिकार होता है, वही नहीं मिला था। गांव के गरीब किसानों और श्रमिकों को निराशा हुई, क्योंकि उन्हें तुरंत कोई आर्थिक राहत नहीं मिली। वो कर्जे में दबे हुए थे, ठीक है, कर्जे में दबे थे, और उससे उन्हें तुरंत कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, खाने पीने की चीजों का संकट था, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी थी, उससे उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। तो इससे इन्हें क्या होगा, इन्हें भी निराशा हाथ लगेगी। महिलाओं को क्यों हुई, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, और भी अनेक अधिकार उन्हें नहीं मिले सत्ता परिवर्तन के बाद भी। और निचले वर्ग को क्यों निराशा हुई, जब जैकोबियन शासन के बाद मध्यम वर्ग सत्ता में आ गया, पर मध्यम वर्ग सत्ता में आया तो इसमें भी जो मध्यम वर्ग के अमीर थे वही सत्ता को अपने कब्जे में ले लेते हैं। गरीबों को फिर भी निराशा हाथ लगती है, निचले वर्ग को फिर भी निराशा हाथ लगती है, और उनको फिर से क्या है, हाशिए पर धकेल दिया जाता है। आगे हम देखेंगे फिर जैकोबियन का शासन कैसे हटेगा, बदलेगा शासन, और फिर नेपोलियन आता है जो जनता के कल्याण की बातें करता है, बाद में वो भी खुद तानाशाह बन जाता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अक्सर ये देखने को मिलता है क्रांति के समय पर कि जो नए सत्ताधीश होते हैं वो लोगों को बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, नए सत्ताधीश लोगों को बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, और कुछ समय बाद जब वो प्रॉमिस नहीं पूरे कर पाते हैं तो लोगों को फिर से निराशा हाथ लगती है। तो ये चीज यहां पर समझने की थी। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखना, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़कर गई। फ्रांस की क्रांति हुई, ये हमने समझा, पढ़ाया अच्छे से। 3 वर्ग थे फ्रांस में। पहले 2 वर्ग जो जिनके पास कुछ राजनीतिक अधिकार भी थे, वो चर्च पादरी जिसमें थे, वो टैक्स भी लेते थे, राजा को टैक्स देते नहीं थे, अमीर भी टैक्स नहीं देते थे। तीसरा वर्ग जो है वो उसको सारा टैक्स देना पड़ता था, उसका शोषण हो रहा था। उसके बाद क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के बाद राजा को हटा दिया जाता है और फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होता है, ये हमने पढ़ा। पर 19वीं और 20वीं शताब्दी की दुनिया के लिए फ्रांस की क्रांति से कुछ चीजें निकल कर आई, जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ठीक है, बंधुत्व, भातृत्व का कॉन्सेप्ट, गणतंत्र का कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक, लोगों का शासन, ठीक है, डेमोक्रेसी। इस तरह की चीजें फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को समझाई, और बाद में हम देखते हैं पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, गणतंत्र, लोकतंत्र, ये सब बातें होनी शुरू हो गई। और उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए, लोकतंत्र बने, गणतंत्र बने, और उन्होंने अपने जनता को स्वतंत्रता और समानता की भावना के साथ कुछ अधिकार दिए। तो मेन जो है ये 3 बिंदु ध्यान में, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व में लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी की मैं बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, और भ्रातृत्व यानी फर्टर्निटी। ये आदर्श तीनों फ्रांस की क्रांति से निकल के आए। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों शब्दों को याद रखना है। उसके बाद दुनिया में पहली बार किसी देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र का मतलब होता है जब जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी किसी देश या राज्य का जो मुखिया है, वो लोगों द्वारा चुना जाए, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र वो होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोगों द्वारा चुना जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। और जो सामंती व्यवस्था होती है उसको समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था या जैसे कहते हैं राजा का शासन, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है, या राज परिवार ही जो है सारे कानून बनाता है और उनके अनुसार ही जो है सत्ता चलती है, उसे हम कहते हैं सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और लोगों को पहली बार ये लगा कि अगर वो पूरा जोर लगाएं और राजशाही के खिलाफ जोर से आवाज उठाएं तो राजशाही को समाप्त किया जा सकता है। उससे पहले दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता था कि राजशाही के खिलाफ आवाजें उठाई जा सकती हैं। यानी अब दुनिया भर में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि राजशाही के खिलाफ आवाजें उठाई जा सकती हैं, और पूरी दुनिया में राजशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी। जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने जो है वहां के दमनकारी शासन को उखाड़ फेंका। तो कितना बड़ा काम किया फ्रांस की क्रांति ने। और भी जो देश थे जो राजशाही से दबे कुचले थे, उनमें भी लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। यही तो पूछा है, क्या विरासत छोड़ी इस क्रांति ने? यही विरासत छोड़ी, स्वतंत्रता की, समानता की, ठीक है, भ्रातृत्व की, गणतंत्र की स्थापना की, लोगों को मोटिवेट किया कि वो अपने यहाँ राजशाही से मुक्ति पाए।
फ्रांस की क्रांति ने एशिया और अफ्रीका के संघर्षरत राष्ट्रों को प्रेरित किया, जैसे भारत हो गया एशिया में, और भी बहुत सारे देश हैं, तो उनको अफ्रीका के बहुत सारे देशों को जो उस समय संघर्ष कर रहे थे उनको मोटिवेट किया कि वो आजादी पाएं। इसने नागरिक अधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा को जन्म दिया। तो हम फ्रांस की क्रांति में जब पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ठीक है, तो आगे चल करके हम देखते हैं दुनिया भर में, जब दुनिया भर के देश आजाद हुए तो उन्होंने अपने यहाँ संविधान बनाया, और संविधान बनाया तो उन्होंने अपने देशों में कुछ कुछ लोगों को मूल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में कुछ अधिकार दिए। तो इन अधिकारों की शुरुआत भी हमें फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नागरिक अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948, संयुक्त राष्ट्र ने जो है मानव अधिकार घोषणा पत्र कब लाया? 1948 में। हम उस पर भी साफ साफ फ्रांस की क्रांति के दौरान जो नागरिक या मानव के जो अधिकार हैं उसका घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति में एक नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसका प्रभाव हमें किस पे देखने को मिलता है? संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र पर देखने को मिलता है। दुनिया भर में राष्ट्रवाद को जगाया किसने? फ्रांस की क्रांति ने दुनिया भर में किसको जगाया? राष्ट्रवाद को जगाया, नेशनलिज्म को। राजा के शासन को उखाड़ फेंका। वंश, जन्म और जाति के आधार पर शासन का अंत हुआ। वंश, जन्म और जाति के आधार पर विशेष अधिकारों का अंत हुआ, और इस तरह से योग्यता के आधार पर अवसर की अवधारणा, जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक थे वो क्या कहते थे कि जो योग्य है उसको सत्ता मिलनी चाहिए, जो योग्य है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो योग्य है वही चुना जाए आगे सत्ता के शीर्ष पदों के लिए, योग्य व्यक्ति को अवसर मिले। तो ये जो उस समय के दार्शनिक थे उन्होंने ये बात बहुत जोर शोर से उठाई, और जब राजशाही बदली तो ये अवधारणा पूरी दुनिया में पहुंची कि योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। पार्टियों का कॉन्सेप्ट आया। पहले तो क्या था? राजशाही होती थी तो पार्टी नहीं होती थी। पार्टी मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टी तो वैसे होती थी, राजा खूब पार्टी करता था, खूब मौज लेता था, ठीक है, वो वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे। पार्टियां जो राजनीतिक पार्टी होती हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, संसद जैसी संस्थाएं बनी, कोर्ट्स बने, संविधान बने, मतदान के अधिकार मिलने लगे लोगों को। दुनिया भर में ऐसी संस्थाएं और ज्यादा मजबूत हुई, यानी राजशाही से गणतंत्र की तरफ दुनिया बढ़ चली। अब तो क्रांति ने दुनिया भर को क्या दिया? लोकतंत्र दिया, मानव अधिकार दिए, और लोकतंत्र के लिए विभिन्न संस्थाएं दी, राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस क्रांति ने मुख्य रूप से क्या दिया? राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और 19वीं 20वीं शताब्दी में जो है राजनीति और समाज की दिशा ही फ्रांस की क्रांति ने बदल करके रख दी। फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे, समानता और स्वतंत्रता, ये पूरी दुनिया तक पहुंचे। ये हमें बहुत जरूर अच्छे से समझना है। इस क्रांति के मुख्य दो शब्द ये याद रखें, तीनों, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टेनिटी। ये तीनों हमारे फ्रांस की क्रांति से आए। आपसे 1 मार्क्स में भी ये पूछ लेता है, गणतंत्र, दुनिया का कोई पहला देश पहली बार गणतंत्र बना तो कौन बना? फ्रांस बना। सामंती व्यवस्था समाप्त हुई, दुनिया भर के कई देश बाद में आजाद हुए। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रवाद यहां से उदय हुआ, और वंश, जन्म और जाति के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त हो गए, योग्यता के आधार पर अवसर की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को समझें। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं पर जिनका उदय फ्रांस की क्रांति में हुआ था। तो अभी मैंने पीछे चर्चा की, खूब डिटेल में डिस्कस किया कि फ्रांस की क्रांति से कौन से अधिकार दुनिया भर के सामने आए, समानता का, स्वतंत्रता का, भातृत्व का, राष्ट्रवाद का। ये सब बातें दुनिया के सामने कहां से आई? फ्रांस की क्रांति से आई, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, ये सब कहां से आई? फ्रांस की क्रांति से आई। फ्रांस की क्रांति में क्या किया गया था? नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र की घोषणा की गई थी। नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र पहली बार दुनिया के सामने आया कि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं। ये पहली बार फ्रांस की क्रांति में घोषित हुआ। बाद में हम देखते हैं 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, जो आजकल पूरी दुनिया में माना जाता है, पर वो भी इस क्रांति से प्रेरित था। तो इस क्रांति में जो जनवादी अधिकारों का एक घोषणा पत्र लाया गया था वो क्या था? उसमें कौन से अधिकार थे? उसमें थे समानता का अधिकार, ठीक है, सभी जो व्यक्ति हैं वो जन्म से समान हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, मानव जो है वो स्वतंत्र है।
और शोषण नहीं किया जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्याय का अधिकार, सभी को न्याय उपलब्ध हो, ठीक है, फर्टर्निटी का अधिकार। फर्टर्निटी का क्या मतलब है? भातृत्व मतलब प्रेम की भावना, एक दूसरे के सहयोग की भावना, तो भातृत्व का सिद्धांत आया। मताधिकार, वोट देने का अधिकार पहली बार फ्रांस की क्रांति से हमारे सामने आता है, पर ये वोट देने का अधिकार भी फ्रांस की क्रांति में जो मिला, फ्रांस की क्रांति के बाद, वो महिलाओं को नहीं मिला था, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे उस समय, ये बात याद रखना। संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इस तरह के अधिकार हमें कहां से सामने आए? फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामने आए। बाद में दुनिया भर के देशों में भी ये सारे अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव अधिकारों घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी हमें इन सब की झलक मिलती है। पर इन सब का उदय कहां से हो रहा है? फ्रांस की क्रांति से हो रहा है, ठीक है। ये सब फ्रांस की क्रांति से निकले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्य और नागरिक अधिकारों घोषणा पत्र जो 1789 में लाया गया था फ्रांस में, ये था वो डिक्लेरेशन, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या था। इस डिक्लेरेशन में ये चीजें एडिशनल है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन में आप क्या आंसर करेंगे। इस अधिकार में इसमें ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया था फ्रांस की क्रांति के समय, अब ये जो है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये क्या बातें लिखी गई थी उस समय, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उस समय कहा गया था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर होती हैं, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दिया गया। यानी जब फ्रांस गणतंत्र बना तो उसने पहले ही अपने लोगों को क्या कहा कि उनको स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार है। राज्य का उद्देश्य क्या है ये बताया। राज्य क्या करेगा? मनुष्य की प्राकृतिक और अविच्छिन्न शक्तियों की रक्षा करना। मनुष्य की प्राकृतिक और अविच्छिन्न शक्तियों की रक्षा करना किसका काम है? राज्य का। ये अधिकार किससे जुड़े हैं? यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा राज्य, उसकी संपत्ति की उसकी सुरक्षा करेगा, उसको शोषण से बचाएगा राज्य, यानी शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और ये सब किसको करना है? स्टेट को, राज्य को, देश को, ठीक है। शासन की शक्ति का स्रोत किसमें है? जनता में। यानी कोई भी व्यक्ति शासन में वही रह सकता है जिसको जनता स्वीकारेगी। जनता ने जिसको वोट दे करके चुना होगा वही राज करेगा, और जब जनता स्वीकार नहीं करेगी तो वो फिर राज नहीं करेगा। यानी कोई भी वह व्यक्ति अधिकार नहीं रख सकता जिसे जनता स्वीकार न करे। यानी शासन की स्वीकार्यता किसमें है? जनता में है। स्वतंत्रता का क्या मतलब था उस अधिकार में? कि ऐसे काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। देखो यहां पर हम कहते हैं काम कर का अधिकार, तो काम का अधिकार की बात की गई, स्वतंत्रता के साथ ही किसकी बात की गई? काम के अधिकार की। पर वो सभी काम करने की स्वतंत्रता है जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। इसी में एक चीज की और बात की, कानून। कानून क्या होगा? जनता के सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यानी कानून जो लोगों की विल से चलेगा, लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसा शासन चाहते हैं, तो उससे जो है कानून चलेगा। सभी नागरिकों को कानून की निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए है। ये कहा गया जब नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई, यानी जनता भाग लेगी कानून बनाने में। कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। पहले क्या हो रहा था? पहले दो वर्ग जो फ्रांस के थे, पादरी और कुलीन वर्ग, इनको तो टैक्स भी नहीं देना होता था, और ज्यादातर कानून जो है वो किस पर लागू होता था? तीसरे वर्ग पर, किसान और मजदूरों पर। और यहाँ इनको छोड़ दिया जाता था क्योंकि इसमें अमीर लोग थे, चर्च से जुड़े हुए पुजारी पादरी थे, तो उनको छोड़ दिया जाता था, कानून से संरक्षण मिलता था उनको। तो यहाँ पर ये कहा गया कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। सभी नागरिक योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। नागरिक घोषणा पत्रों में क्या कहा गया? अवसर की समानता। आज भी देखो हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा है? अवसर की समानता। यानी कोई भी व्यक्ति एलिजिबल योग्यता रखता है तो वह उस पद पर चुना जा सकता है, सभी को मौका दिया जाएगा बराबरी का, ठीक है। योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को केवल कानूनी आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी बेवजह या बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कानून के समक्ष दोष सिद्धि कर से अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अधिकार भी होगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
यानी मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे यहाँ अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है अधिकार। और फ्रांस की क्रांति में 1789 में ये बात हो रही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है, हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने और छापने का अधिकार है, जब तक कि वह इस अधिकार का दुरुपयोग ना करे। ये 1789 में कहा जा रहा है। और हमारा संविधान कब बना है, 1950 में, समझो 1950 में बना है। अब सार्वजनिक प्रशासन और कार्यों के लिए सामान्य कर आवश्यक है। देखो राजा भी टैक्स लेता था, पर राजा टैक्स लेता था सिर्फ गरीबों से, किसान से, मजदूर से, व्यवसायी से। राजा टैक्स नहीं लेता था चर्च के लोगों से, राजा टैक्स नहीं लेता था अमीरों से, अपने मंत्रियों से, उच्च वर्ग से, ठीक है। पर यहाँ क्या होगा, सार्वजनिक प्रशासन और कामों के लिए एक नॉमिनल टैक्स सभी पे लगाया जाएगा, ठीक है। और सभी नागरिक इसे अपनी क्षमता के अनुसार देंगे, क्योंकि बिना टैक्स तो फिर जो है शासन नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। तो टैक्स को लेकर के भी बात की गई इसी में। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति एक पवित्र और अविच्छिन्न अधिकार है। हमारे यहाँ भी जब भारत में मूल अधिकार शुरुआत में दिए गए तो आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। बाद में इसको संपत्ति का अधिकार ना बना करके उसको जो है आर्टिकल 300 एक बार चेक कर लेना क्या है, उसमें ले गए, कानूनी अधिकार हो गया। मतलब पहले ये मूल अधिकार था। और फ्रांस की क्रांति के समय भी ये क्या बोला गया, संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, किसी से छीना नहीं जा सकता, किसी की संपत्ति को जो है सरकार बेवजह नहीं छीन सकती, जब तक कि जो है कोई उचित कारण ना हो। अगर उचित कारण होगा, सार्वजनिक हित का कोई कारण होगा, कुछ सरकार को बनाना है, तो संपत्ति को लिया जा सकता है, और उस समय भी उचित मुआवजा देना होगा, ठीक है। तो ये बात देखो किस समय हो रही है, बात ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, आप ये देखो कि ये सब कहा जा रहा है अब से 200-250 साल पहले। जब 200-250 साल पहले लोग इन चीजों के बारे में जान रहे थे, शुरुआत हो रही थी। आज तो हम बहुत कुछ जानते हैं इन चीजों के बारे में, आज तो ये दुनिया भर के संविधानों का हिस्सा है और आज सब लोग इसकी बात करते हैं। पर 200-250 साल पहले जब शुरुआत हो रही थी, तब भी मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र को आप देखोगे तो सारी बातें लगभग इसमें कवर हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझें। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? अब उस समय 1789 के समय की मैं बात कर रहा हूं, जब फ्रांस की क्रांति में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी होता है। उस नागरिकों घोषणा पत्र में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा घोषणा पत्र को पढ़ाया भी, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम ये देखें कि ये जो घोषणा पत्र है, ये जो अधिकार दिए गए हैं 17 पॉइंट का था, इसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अब इन मिस्टेक्स को इग्नोर भी किया जा सकता है क्योंकि 250 साल पहले की बात है, बाद में लोगों ने जितना और गहराई में समझा फिर उनमें सुधार हुए। यहाँ पर जो अधिकारों की बात हो रही थी वो मुख्य रूप से मनुष्य और मनुष्य में पुरुष के लिए हो रही थी, महिलाओं के वोट के अधिकार की बात नहीं हुई, महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी विरोधाभास से घिर गया था। ये विरोधाभास से कैसे घिर गया था? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, ये पहली लाइन में कहा गया। अब जब ये कहा गया कि कानून बनाने में सभी लोग भाग लेंगे, और उसके बाद आगे क्या कहते हैं, कानून बनाने के लिए 25 वर्ष से अधिक के केवल पुरुष भाग लेंगे। क्या हुआ? विरोधाभास हुआ, विरोधाभास हुआ। 25 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क नागरिक कहते तो महिला पुरुष दोनों कहते तो ये विरोधाभास नहीं होता, पर यहाँ क्या कह दिया, केवल 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष कानून बनाएंगे। क्यों महिलाएं क्यों नहीं बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। पर ये 1789 के घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा हूं, 1789 का जो घोषणा पत्र था उसमें ये गलतियां थी। तो नागरिकों को कानून में बनाने में भाग लेने में उन्होंने ये किया। अब इसमें भी एक कंडीशन थी, सारे पुरुष नहीं, वो पुरुष जो 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स कम से कम जो है देते होंगे सरकार को, या जो है राजकोष में जिन्होंने 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स जमा किया होगा, केवल वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अब देखो सबको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला,
भारत में जब आजाद हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बना, तो हमने यूनिवर्सल सभी को वोटिंग राइट्स दिए, सभी को वोटिंग राइट दिए। उस समय 21 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी जो पुरुष और महिला थे उनको वोट डालने का अधिकार था। यानी हमने एक उम्र का मानक तय किया। ये मानक तय नहीं किया कि कोई अमीर है या गरीब है जिसने 2 दिन के वेतन का टैक्स दिया है या 3 दिन के वेतन का टैक्स दिया है या जो है 5 लाख से ज्यादा कमाता है। पर दुनिया के कई देश ऐसे थे शुरुआत में कि जो वोटिंग राइट्स भी अमीर और गरीब के बीच में बांट कर देते थे, वोटिंग राइट्स भी अमीर और गरीब के बीच बांट दिए गए। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरह से जो है अंतर्विरोध है, क्या विरोधाभास है कि टैक्स से रिलेट कर दिया किसको, वोटिंग राइट्स को। महिलाओं को वोटिंग का राइट अधिकार है ही नहीं, और पुरुष में भी 25 साल से ऊपर के वो पुरुष जो टैक्स देते हो, और कितना टैक्स देते हो, 3 दिन के वेतन से ज्यादा का टैक्स देते हो। तो फ्रांस में ये सब हुआ। शेष पुरुष और महिला क्या है, वो निष्क्रिय नागरिक हैं, इनएक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन और इनएक्टिव सिटीजन 2 भागों में बांट दिया गया लोगों को। लोग भी कितने भागों में बांट गए, एक्टिव और इनएक्टिव में। एक हो गए एक्टिव और एक हो गए इनएक्टिव। इनएक्टिव कौन है, जो 25 साल से कम है या फिर जिन्होंने टैक्स नहीं दिया। अब जिन्होंने टैक्स नहीं दिया तो वो वोट भी नहीं देंगे। बड़ी अजीब सी बात है नहीं है? तो बड़ी अजीब सी बात यहां पर यह होती है कि उनका वोटिंग राइट छीन लिया गया। टैक्स नहीं दिया तो वोट नहीं दोगे। इसलिए सार्वभौमिक अधिकारों का जो है संदेश स्पष्ट नहीं था। 1789 में जो सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा पत्र जारी किया गया था जैकोबियन सरकार के द्वारा, वो स्पष्ट नहीं था। संविधान ऐसा लगता था केवल अमीरों के लिए है। संविधान किसके लिए बनाया फ्रांस ने शुरुआत में, अमीरों के लिए। और महिलाओं की तो पूरी तरह क्या कर दी गई, उपेक्षा कर दी गई। उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया। 25 साल से नीचे के गरीब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया, और 25 वर्ष की आयु सीमा भी तय कर दी गई थी। तो ये बात समझ में आई कि जो सार्वभौमिक अधिकार घोषणा पत्र 1789 था, उसमें कहां कहां पर हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। चीजें यहां तक क्लियर हो रही हैं? वीडियो को एक बार लाइक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं आज के, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेपोलियन से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अब समझें, 1789 में जो है 1793 में जो लुईस 16वें था उसको हटा दिया जाता है। उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद वहां पर जैकोबियंस का शासन आता है। अब जैकोबियंस का शासन आता है, यानी तृतीय वर्ग में जो अमीर और उच्च मध्यम वर्ग था उनका शासन शुरू हो जाता है। पर उसमें भी क्या है, जो निम्न वर्ग था वो संतुष्ट नहीं होता है। जो गरीब मजदूर थे वो संतुष्ट नहीं होते। महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाते, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, समाज में निराशा आने लगती है। और इसी समाज में आ रही निराशा से दोबारा एक जो है क्रांति का उदय होता है समाज। और उस क्रांति के उदय में उभर करके आते हैं नेपोलियन, जो सैनिक भी था, और नेपोलियन लोगों को जागृत करके फिर से सत्ता में आ जाता है। तो नेपोलियन कैसे सत्ता में आया ये हमें समझना है। ध्यान से देखें, पहले किसका शासन था, रोबोस्पियर। रोबोस्पियर के शासन खत्म होने के बाद एक व्यक्ति के हाथ सत्ता का संकेंद्रण से बचने के लिए एक डायरेक्टरी बनाएगी। अब रोबोस्पियर ने क्या कहा कि अब जो तानाशाही ना हो इसलिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिससे कि फ्रांस में अराजकता ना हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन ना आए। अब ये डायरेक्टरी के जो सदस्य थे, इसमें 5-6 सदस्य थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। इसी डायरेक्टरी का सदस्य था नेपोलियन। अभी समझना आएगा आगे। नेपोलियन इसी डायरेक्टरी का, यानी एक डायरेक्टर बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसका सदस्य होता है। तो ये डायरेक्टर का जो बोर्ड था, 6-7 लोग, 5 लोग मिलके राजा को या उस समय का जो नेता था उसको सलाह देते थे ताकि राजा तानाशाह ना हो जाए, या नेता जो है उनका तानाशाह ना हो जाए। तो और डायरेक्टरी के सदस्य हमेशा लड़ते रहते थे आपस में, और फ्रांस में राजनीतिक अराजकता, हिंसा और आर्थिक संकट पैदा हो गया। अब जनता चाहती थी ऐसा कोई नेता हो जो डायरेक्टरी की सलाह से ना चले, खुद में मजबूत हो। एक मजबूत नेता जनता चाहती थी। डायरेक्टरी की सलाहों के बीच में खींचतान की वजह से, क्योंकि डायरेक्टरी के लोग आपस में खींचतान करते रहते थे, तो यहां पर क्या हुआ, जनता का बहुत नुकसान हो रहा था, अराजकता पैदा हो गई थी। अब जनता ऐसे में मजबूत नेता चाहती है। अब मजबूत नेता चाहती है जो शांति और व्यवस्था स्थापित कर सके। यहां से उभर के आता है नेपोलियन। नेपोलियन जो सेना का जनरल था, और ये अच्छा सेना का जनरल था, इसने कई युद्ध जीते थे। अब लोकप्रियता थी, जनता इसको अच्छे से जानती थी,
लोकप्रिय था, ठीक है, सेना का जनरल था। तो इसने क्या किया, 1799 में तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट कर दिया मतलब कि रोबोस्पेयर को हटा दिया, रोबोस्पेयर हटा दिया और डायरेक्टरी को भी समाप्त कर दिया। तो डायरेक्टरी का शासन समाप्त, रोबोस्पेयर का शासन समाप्त हो गया और खुद जो है शासन में आ गया, सत्ता स्थापित कर ली। अब जब नेपोलियन सत्ता में आया तो जनता बड़ी खुश हुई, क्योंकि अभी जनता क्या चाहती थी, जनता चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो कई लोगों की सलाह से न चले, खुद से निर्णय ले सके। अब यहाँ पे सेना का जनरल खुद से निर्णय ले पाएगा, मजबूत है, पावरफुल है, ठीक है, आ गया पावर में। अब जैसे ही नेपोलियन पावर में आया तो ऐसा लगा कि ये क्या कर देगा, यूरोप को एकदम मॉडर्नाइज कर देगा, आधुनिकरण कर देगा, यूरोप को चमका देगा, आगे लेकर के जाएगा, दुनिया जीत लेगा। और शुरुआत में होता भी ऐसा ही है, शुरुआत में वो कई युद्ध लड़ता है, क्रांतिकारी सुधार करता है, कानून को लागू करवाता है, ठीक है। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से सभी के लिए समान कानून, धार्मिक सहिष्णुता, योग्यता आधारित पदोन्नति, ये सब काम करता है। निजी संपत्ति की सुरक्षा हो जाती है लोगों की, और दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी ये करता है, ठीक है। तो ये सब काम करता है। तो उस समय जो अराजकता थी वो सारी धीरे धीरे दूर हो जाती है। किए गए वजन और माप के एक समान प्रणाली के कई कानून उस समय पेश किए, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या करता है, समान कानून लागू करवाता है, एक दशमलव प्रणाली शुरू करता है, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाता है, वजन और माप की समान प्रणालियां शुरू करता है, जो चीजों की कमी थी वो ठीक हो जाती हैं। अब धीरे धीरे 1799 से 4-5 साल अच्छा शासन चलता है, जनता खुश हो जाती है, और उसी समय ये डायरेक्टरी को समाप्त कर चुका होता है, रोबोस्पेयर का शासन को समाप्त कर चुका होता है, और 1804 में नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। चलो हम राष्ट्रपति से तुलना करते हैं, एक तरह से अपने आप को शहर का, फ्रांस का क्या है, राजा घोषित कर देता है, सम्राट घोषित कर देता है। और यहां से जो क्रांति के जो मूल उद्देश्य थे उनको झटका लगता है जब ये पूरी पावर में आ जाता है। अब पूरी पावर जैसे ही इसको मिलती है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, और ये स्वतंत्रता के, समानता के, अभिव्यक्ति के सभी अधिकारों को क्या करता है, समाप्त कर देता है। स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति जैसे अधिकारों पर क्या कर देता है, रोक लगा देता है, और फ्रांस को अनेक युद्धों में उलझा देता है। फ्रांस उस समय कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने लग जाता है। शुरुआत में क्या था, 1714 में, 1715 में लुईस सोल्वे क्या कर रहा था, कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ने से क्या हुआ, आर्थिक संकट पैदा हुआ। जब आर्थिक संकट पैदा हुआ तो आर्थिक संकट के कारण महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो जनता परेशान हुई, जनता परेशान हुई तो क्रांति हुई, क्रांति हुई तो शासन से लुईस सोल्वे को हटा दिया गया। अब लुईस सोल्वे को फांसी दे दी गई 1793 में। फिर जैकोबियंस का शासन आया, जैकोबियंस के शासन से जनता 5-6 साल में त्रस्त हो गई। 1799 में जो है सत्ता में नेपोलियन आ जाता है। 1804 में ये अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, और 5 साल में ही ये क्या है, लोगों के अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेता है। तो एकदम से जो है 3 सत्ता के बीच में हम देखें तो कैसे जो है स्वतंत्रता, समानता का अधिकार उभर के आता है, और फिर कैसे जो है एक नेता उन्हीं का फायदा उठा करके सत्ता में आ जाता है, और फिर सत्ता में आने के बाद उन्हीं अधिकारों को समाप्त कर देता है और देश को कहां ले जाता है, युद्धों के मार्ग पर ले जाता है। और इस प्रकार नेपोलियन का उदय क्रांति का परिणाम था, पर उसने जो है यह भी बताया कि सीमाओं का प्रतीक किस तरह से कोई नेता क्रांति के परिणाम स्वरूप उभरता है, पर वो लोगों की उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। यानी वह क्रांति का रक्षक भी बना और क्रांति का अंत करने वाला भी बना, तानाशाह भी बना और लोक सेवक भी बना। एक समय वो लोक सेवक भी बना, एक समय वो तानाशाह भी बना, एक समय उसने क्रांति को आगे भी बढ़ाया, क्रांति का रक्षक भी बना, और एक समय उसने क्रांति को खत्म भी कर दिया। फ्रांस को आर्थिक संकट से निकालने का भी प्रयास किया और फ्रांस को आर्थिक संकट में डाल भी दिया। तो नेपोलियन की जो कहानी है वो काफी रोचक है, उलट पुलट भरी हुई है। तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हम नेपोलियन के उदय को कैसे समझें। नेपोलियन सेना का जनरल था, है ना, कई युद्ध जीते थे, एक समय उसकी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी, और बाद में आते आते बिल्कुल खत्म भी हो गई। तो ये हमें समझना है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए। समझ में आ गए हैं तो एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।